हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में आपका साथ डिस्कस किया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में और उसके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। आज डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में। तो आइए अपने डिस्कशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अरिथमेटिक मीन को समझने के बाद बढ़ते हैं हमारे जियोमेट्रिक मीन की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। तो अगर आपके पास n नंबर्स हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे 4 नंबर है, तो कहा गया इट इज द फोर्थ रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 4 नंबर। तो जैसे आपके पास 4 नंबर है, मान लीजिए 3, 7, 8 और 10, ये 4 नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है। तो कहा गया जी इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट आ जाएगा, और फिर इसकी पावर जो है 1/4 कर दीजिए, इसका फोर्थ रूट आप निकाल लीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 2 नंबर है हमारे पास। कौन कौन से 2 नंबर है, क्या एग्जाम्पल ले बताइए, कौन से 2 नंबर लें? 8 और 2 मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है और उनका ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 इंटू 2 करना पड़ेगा और इसका क्या कर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 8 इंटू 2 हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 4। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 निकल कर आएगा। सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू आपकी ये सारे नंबर्स है उनका प्रोडक्ट और उनका nth रूट। x1, x2, ये सारे नंबर आपके n और इनका nth रूट। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, 1/n इसकी पावर लिख दूं या फिर यहां ऐसे मैं रूट लगा दूं, दोनों एक ही बात है। अब ऐसे रूट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 नंबर है तो उसका 1/10 या फिर 10th रूट कैसे निकालोगे, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहां इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे लॉग टेबल्स। बचपन में इन टेबल्स का इस्तेमाल हमने जरूर किया होगा और अब भी इनका इस्तेमाल यहां पे करना पड़ सकता है, पर एग्जामिनेशन में हमें लॉग टेबल्स पर सवाल ना सच्ची बताऊं तो नहीं आएगा, तो इनको आपको डिटेल में समझने की जरूरत तो नहीं है। बट ये पता होना चाहिए कि आपके जो लॉग टेबल्स हैं, लॉगरिथमिक्स हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे बहुत ब्रीफली अगर आपको बताऊं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, यहां पे इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ जो है लॉग लगा देते हैं। तो दिस इज लॉग ऑफ जीएम इज इक्वल टू, इसके साथ में लॉग लगाता हूं, ये मेरे आ गए x1, x2 अप टू xn मेरे पास आ गए और इसकी 1/n पावर है। अब कहा गया अगर मैं इसके साथ लॉग लगा देता हूं, इस 1/n को यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इस 1/n को मैं यहां पे नीचे लेकर आ सकता हूं। ये 1/n जो है ना, अगर पावर में है लॉग की तो उसको मैं ऐसे नीचे उठा के लिख सकता हूं। देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, अगर पावर है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, और साथ ही अगर ये सब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें भी मैं अलग तरीके से लिख सकता हूं। इसे मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, 1/n log of x1 प्लस log of x2 अप टू log of xn। तो मैं इसे ऐसे भी यहां पे लिख सकता हूं लॉग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। और ये मेरा अल्टीमेटली क्या बन गया, ये मेरा बन गया सिग्मा log x, इन सब का सम डिवाइडेड बाय n। ये मेरा बन गया log ऑफ दी ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं इसे क्या लिख देता हूं, इस log को यहां से हटा के इधर लिखता हूं। अगर log एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाता हूं तो यहां लिखा जाता है एंटी लॉग। यहां क्या लिखा जाता है, एंटी लॉग लिखा जाता है। यहां से हट जाएगा और ये एंटी लॉग की फॉर्म में यहां पे आ जाएगा और यही फॉर्मूला आपको यहां पे दिया। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इतना जो है ये चीज पता होनी चाहिए, अगर एग्जामिनेशन में पूछे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है तो आपको ये पहचानना आना चाहिए। तो कहा गया अगर आपके केवल 2 नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, उनका स्क्वायर रूट। 3 नंबर्स हैं उनका कैसे निकालोगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो और उनका क्यूब रूट निकाल लो, ज्योमेट्रिक मीन आपका निकल कर आ गया। अगर ज्यादा नंबर्स हैं तो प्रैक्टिकली लॉग टेबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत डिटेल में जाना रेलेवेंट नहीं है। तो सर आपने बताया था कि अरिथमेटिक मीन के अंदर अगर ग्रुप डाटा हमारे पास हो तो उसका फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करके निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला लगा के। तो क्या ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी ऐसा कुछ तरीका है अगर हमें ग्रुप डाटा दे दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। अगर आपको ग्रुप डाटा दे दिया जाए, आपको एक्स और एफ अलग अलग दे दिया जाए, एक्स दिया जाए 2, 4, 6, 8 और इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए 1, 2, 3, 4 और आपको कहा जाए जी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है जो कि ये वाला फार्मूला है। क्या फार्मूला है,
x की पावर f1 2 की पावर n 1 मल्टीप्लाई बाय आपका 4 की पावर 2 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4 और इन सब का आपको क्या लेना है nth रूट। n की वैल्यू क्या है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है जी आपकी, ये आपकी 10 है, यानी कि इन सब का 1/10 आपको करना है, इन सब का 10th रूट आपको निकालना है इन्हें मल्टीप्लाई करके, और आपका ये ज्योमेट्रिक मीन निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है ना तो भी उसके अंदर आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट खुद से एग्जामिनेशन में निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है ये सारी कैलकुलेशन करनी हमारे लिए। तो अगर एग्जामिनेशन में अक्सर सवाल आता भी है तो आपसे केवल इतना ही पूछ लेंगे, इसका फाइनल आंसर नहीं पूछेंगे, इतना पूछ लेंगे कि अगर ये डाटा है इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो कैसे वो निकलेगा। एक ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके दे दिया, एक में प्लस करके दे दिया, एक में डिवाइड करके दे दिया, एक में 1/10 की जगह पावर 10 कर दी, ऐसा कुछ करके कंफ्यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली इसका आंसर आपसे पूछेंगे ऐसा वो नहीं करेंगे, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको इसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आपके साथ चर्चा करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज वाला है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है, कहा जी अगर आपकी सभी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन विल आल्सो बी द सेम ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए आपके 3 ऑब्जर्वेशंस हैं 2 2 2, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन सर इन तीनों का प्रोडक्ट निकालो और इसका क्यूब रूट करो, तो क्या निकल कर आएगा, प्रोडक्ट आएगा 8, 8 का क्यूब रूट 2 ही तो निकल कर आएगा। अगर सभी सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन भी सेम होगा, अगर सभी 3 होती ज्योमेट्रिक मीन भी 3 होता, सभी 4 होती ज्योमेट्रिक मीन भी 4 होता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगली प्रॉपर्टी है जी, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीरीज विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वैल्यू ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है इसका, तो कहा गया आपके पास एक सीरीज है जिसका ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है 1 3 9, ये आपकी सीरीज है। ज्योमेट्रिक मीन आपने निकाला जी 1 इंटू 3 इंटू 9 27 का क्यूब रूट आपने किया, ये आ गया आपका 3, तो 3 आपका इस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकल कर आया। तो कहा कि अगर आप इन नंबर्स की बजाय ज्योमेट्रिक मीन ही लिख दो 3 3 और 3 लिख दो, तो इसका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या आ रहा था 27, और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा वो भी 27 ही आएगा। तो अगर आप वैल्यू ऑफ सीरीज की बजाय ज्योमेट्रिक मीन सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अनचेंज ही रहेगा। अगली प्रॉपर्टी है जी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स इज द रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वेरिएबल्स। तो क्या कहा गया यहां पे, ऐसे समझिए इसे, इफ z इज इक्वल टू x बाय y, यहां पे हमारे पास जो है बताया गया कि यहां पे कुछ वेरिएबल्स हैं, z is equal to x by y, then geometric mean of z is equal to geometric mean of x divided by geometric mean of y। तो यहां पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है x की, एक है y की, x में है 1 2 3, y में है 2 4 6, और हमारा x by y यहां पे क्या हो जाएगा वो आप निकाल लेंगे, x by y आप यहां से निकाल लेंगे, ये क्या निकल कर आएगा 1/2 1/2 और 1/2 निकल कर आएगा। तो यहां पे क्या बोला गया कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x, अगर आप इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और इसे डिवाइड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y से, तो ये आपके ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z के बराबर आएगा। ये बेसिकली आपका क्या है z है, तो आपके इसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर ये निकल कर आएगा। वैसे ही प्रोडक्ट के केस में बोला गया कि अगर आपकी z इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो जैसे यहाँ पे ये 3 सीरीज है, डिवाइड की बजाय यहाँ पे अगर आपका मल्टीप्लाई हो गया x और y, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। तो ये भी आपको चीज यहां पे याद रख लेनी है। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो और नेगेटिव। अगर मान लीजिए आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे थे, आपके पास ऑब्जर्वेशंस थी 4 6 8 9 और एक जीरो आ गई, तो अगर एक जीरो आ गई तो आपकी इन सभी जो हैं वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 4 6 8 9 0 का प्रोडक्ट करेंगे तो सबका जीरो हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन आपका निकलेगा ही नहीं। अगर कोई नेगेटिव हो जाती तो भी आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालते, अगर आपकी कोई नेगेटिव हो जाती, अगर -4 लिखा होता तो पूरा प्रोडक्ट यहां पे आपका जो है वो क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, और नेगेटिव का आप क्यूब रूट स्क्वायर रूट कैसे निकालते, दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए आपका ज्योमेट्रिक मीन इन केसेस में नहीं निकलता। और कहा गया logarithm of the geometric mean is the arithmetic mean of the logarithm of the given values। सर ये क्या बात यहां पे बोली गई है, देखिए ये बात यहां पे बोल रहा है कि आपका
logarithm of the geometric mean is equal to arithmetic mean of the logarithm of the given values। तो यहां पे कह रहा है जी, अगर आपकी जो वैल्यूज गिवन है आप उनके साथ लॉग लगा देते हैं और उसका अरिथमेटिक मीन कर देते हैं, तो आपके लोगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के बराबर ये होने वाली है। तो सिंपली जो फॉर्मूला हमने देखा था लॉग वाला, ज्योमेट्रिक मीन वाला, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। उस फॉर्मूला को आप देखेंगे, वो फॉर्मूला भी बिल्कुल यही था, सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। लॉग को इधर ले आओ तो ये आपका एंटी लॉग बन जाता है। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। इसके बाद कहा गया इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। आप निकालना चाहें तो दो डिस्ट्रीब्यूशंस अगर आपके पास गिवन है तो उनका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी आप निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको गिवन है। ये फॉर्मूला होने वाला है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का। तो इसीलिए फर्दर आप इसके साथ कुछ खेलना चाहते हैं, मैथमेटिकली कुछ और निकालना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, कंबाइंड जीएम आप निकाल सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे ज्योमेट्रिक मीन की। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, कई केसेस में हमें ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं जानता हूं मैंने आपको अरिथमेटिक मीन निकालना सिखा दिया और वो बहुत सारे केसेस में अप्लाई हो जाएगा, बट ज्योमेट्रिक मीन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई केसेस में आपका अरिथमेटिक मीन फेल हो जाता है। कि कौन कौन से केसेस में फेल हो जाता है? जहां पे कहा गया कि आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो आपका क्यूमुलेटिव रेट से निकल कर आ रहा है, जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, आपकी डेप्रिसिएशन जो है, ऐसे केसेस में आपका रेट ऑफ चेंज जो है इट इज चेंजिंग एट अ क्यूमुलेटिव रेट, दैट इज इट इज चेंजिंग इन रिलेशन टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डाटा। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया कि 2009 से 2012 के बीच में आपके प्राइसेस 5, 8 और 77% जो है बढ़े। आप निकालिए एवरेज इंक्रीज कितना हुआ। तो जैसे अगर यहाँ पे प्लॉट करें 2009, 10, 11, 12, तो प्राइस इंक्रीज असल में क्या हुआ, एक्चुअल प्राइस इंक्रीज क्या था, 100 से 105 हुआ, फिर 105 से 8% बढ़ा, 103 के अराउंड पहुंचा, और फिर 77% बढ़ के लगभग 200 के अराउंड ये पहुंच गया। अगर हम कहें कि हमें एवरेज परसेंटेज निकालनी है, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो मैं क्या कहूं, अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन? आइए निकाल कर देख लेते हैं। अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकाल लूं, 5, 8 और 77, तीनों को ऐड करो, 90 डिवाइड बाय 3, 30% हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि एवरेज इंक्रीज मेरा 30% है। अगर मैं ऐसा कहता हूं एवरेज इंक्रीज 30% है, तो देखिए क्या निकल कर आया। तो ये आपका निकल कर आया, पहले साल 100, अगले साल 130 होगा, 30% बढ़ गया, अगले साल 169 हो गया, इसका 30%, अगले साल फिर 30% बढ़ा तो लगभग 219 के अराउंड आ गया। तो यहां पे आपका जो 30% एवरेज इंक्रीज के बेसिस पे अगर आप निकालें, अरिथमेटिक इंक्रीज मीन के बेसिस पे अगर आप निकालें, तो आपका जो नंबर निकल कर आया वो आपके प्राइस इंक्रीज से मेल नहीं खाता, यानी कि आपका अरिथमेटिक मीन यहां पे पिट गया, यहां पे फेल हो गया। अगर ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे निकालें, 26.2% के बेसिस पे निकालते हैं यहां पे, तो उस केस में क्या होगा, पहला 100, 126.2, 159.26 और तीसरा 200। तो अगर हमने एवरेज परसेंटेज इंक्रीज 26.2% लिया तो लगभग ये दोनों आपके बराबर निकल कर आ गए। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आप जो है इस्तेमाल करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, ना कि अपने अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन पिट गया, ज्योमेट्रिक मीन ने आपका सही आंसर दिया। तो अगर आपको ऐसे केस गिवन है जहां पे आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज जो है उसका रेशियो निकालना है, उसका एवरेज निकालना है, तो ऐसे केसेस में आपको ज्योमेट्रिक मीन ही आपकी मदद करेगा। जैसे कहा गया, इफ यू हैव टू कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऐसे केसेस में आपका ज्योमेट्रिक मीन ही लगेगा। पॉपुलेशन जो है वो भी आपकी ऐसे ही ग्रो करती है जैसे प्राइस ग्रो करता है, तो इन सभी केसेस में आपको ज्योमेट्रिक मीन ही अप्लाई करना है। और साथ ही अगर आपको इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन करनी है, इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं आपके, जैसे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन नंबर, सीपीआई इंडेक्स, डब्ल्यूपीए इंडेक्स, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो ये सभी आपके बेसिकली इंडेक्स नंबर हैं, और इंडेक्स नंबर भी तो प्राइस पॉपुलेशन के लिए बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए इनके अंदर भी ज्योमेट्रिक मीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, अगर आपको निकालनी है हमारी एवरेज निकालनी है परसेंटेज इंक्रीजेस की, जो कि आपके कंपाउंडेड रेट पे, क्यूमुलेटिव रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे आपको ज्योमेट्रिक मीन ही अप्लाई करना है, ना कि अरिथमेटिक मीन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक एग्जांपल से समझे ज्योमेट्रिक मीन को किन केसेस में हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जहां पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है आपकी हर घंटे मल्टीप्लाई होते जा रही है।
जैसे कहा गया कि एक बैक्टीरिया है हमारा, उसकी पॉपुलेशन जो है पहले घंटे में 20% से बढ़ी, अगले घंटे में 30% से बढ़ी, फिर अगले घंटे में 50% से बढ़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए मीन परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, तो इस केस में आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ना कि अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इस केस में आपका रेलेवेंट होने वाला है। कैसे रेलेवेंट होने वाला है, आइए देखते हैं। तो कहा गया कि पहले घंटे में आपके बैक्टीरिया कितने हो गए, आपके बैक्टीरिया 100 से बढ़ के 120 हो गए, और दूसरे घंटे में कितने हो गए जी, 120 के अंदर आपके फर्दर 30% बढ़ गए, यानी कि 156 हो गए। और उसके बाद तीसरे घंटे में आपके बैक्टीरिया कितने हो गए, यहां से फर्दर आपके वो 30% बढ़ गए, यानी कि वो 234 यहां पे हो गए। तो इसका ग्रोथ रेट अगर आप निकालें, ग्रोथ रेट अगर आप निकालें, तो क्या निकल कर आया, 1.2 निकल कर आया, फिर निकल कर आया 1.3, और फिर निकल कर आया 1.5। तो आपके ये ग्रोथ रेट निकल कर आया 1.2, 1.3 और 1.5। और अगर आप इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो निकल कर आएगा 1.3276। तो आप इसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 आवर्स आपका जो बैक्टीरिया का स्टेन है वो हर घंटे 32.76% जो है ग्रो किया, हर घंटे 32.76% ग्रो किया। जैसे पहले आपका 100 था, पहले घंटे बाद आपका 132.76 हो गया, उससे एक घंटे बाद आपका 176 हो गया, उससे एक घंटे बाद आपका 234 हो गया। तो ऑन एन एवरेज ज्योमेट्रिकली हमारा बैक्टीरिया जो है ग्रो किया है at the rate of 32.76%. The bacteria has grown at the growth rate of 32.76% पर आर ज्योमेट्रिकली। तो ऐसे ज्योमेट्रिक मीन का हमने इस्तेमाल किया, जो ये हमारे पास नंबर्स निकल कर आए, और उसके अंदर हमने देखा कि कैसे हमारा बैक्टीरिया ग्रो किया। तो अगर आपके पास ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसका मीन निकालना है, यहाँ पे ग्रोथ रेट का मीन निकाल रहे हैं, अगर आपको आपके डेप्रिसिएशन के रेट का कुछ मीन निकालने के लिए बोला जाए, तो ऐसे केसेस में आपको ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना है, ना कि नॉर्मल अरिथमेटिक मीन का। चलिए अगर बात करें हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के, तो मेरिट क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, मेरिट ये है कि सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, रिजिडली डिफाइंड है, यानी कि एक सेट ऑफ डाटा का केवल एक ही ज्योमेट्रिक मीन होगा, ज्यादा नहीं होंगे। फ्लक्चुएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारे अरिथमेटिक मीन को अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम होती थी तो उस केस में काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल देती थी हमारे ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसे वो हमारे ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती, डालती हैं बट इतना ज्यादा नहीं डालती। क्यों ना डालती, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की एक प्रॉपर्टी है, ये समझ लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारी छोटी आइटम्स जो है उन्हें ज्यादा वेट देता है। आप समझ लीजिए कि अरिथमेटिक मीन जो है सबको बराबर वेट दे देता है, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा जो है वो छोटी छोटी जो आइटम्स हैं उनको ज्यादा वेट देता है और बड़ी आइटम्स को वो कम वेट देता है। ये चीज भी आप यहां पे समझ लीजिए। चलिए जी, अगर बात करें डीमेरिट्स ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन की, तो डीमेरिट क्या है ज्योमेट्रिक मीन के, अ ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय नॉन मैथमेटिकल पर्सन। देखिए अरिथमेटिक मीन संभालना समझाना बहुत ही आसान है, कोई भी किसी को बहुत आसानी से बता देगा इनका टोटल करो डिवाइड बाय एन कर लो, बट ज्योमेट्रिक मीन समझाना है तो आपके क्यूब रूट है, लॉग तक की बात आ जाती है। तो आसानी से हमारे नॉन मैथमेटिकल वाले जो पर्सन है वो नहीं सीख सकते। कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो हो गई तो ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो गया, कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो गई तो ज्योमेट्रिक मीन आपका निकाल नहीं सकते, इमेजिनरी हो गया। तो ये कुछ कमियां हैं हमारे ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे हार्मोनिक मीन की तरफ। देखिए हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल कब होता है, तो जैसे आपको कहा जाए एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालो, अगर आपको कुछ ऐसी चीजें कहा जाए निकालने के लिए तो आप अपने हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ही लिमिटेड है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन, और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है इसका। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है और तीन टर्म्स मेरे पास हैं 3, 4 और 5, तो कैसे मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 3, और नीचे आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा हार्मोनिक मीन यहां पे निकल कर आएगा। सर ये क्या टेढ़ा सा तरीका है हार्मोनिक मीन निकालने का, जी हाँ ऐसा ही टेढ़ा सा तरीका है हार्मोनिक मीन का। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी होती उस केस में आप कैसे निकालते, अगर फ्रीक्वेंसी भी होती तो फ्रीक्वेंसी को आप ऊपर लिखते जाते। देखिए यहां मैंने 1 लिखा ना, अगर मान लीजिए 3, 4, 5 के साथ ये फ्रीक्वेंसी दे रखी होती हमें 2,
515 ऐसे फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, यहाँ मैं इसके ऊपर जो पावर लिखता वो लिखता 2, सॉरी पावर नहीं, न्यूमरेटर में लिखता 2 और यहाँ पे तो 1 ही लिखता और यहाँ पे लिखता मैं 5 और ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखता, ये आपका क्या आता 5 1 6 और 2 8। तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाता अगर मेरा ग्रुप्ड डाटा होता, उसके अंदर हार्मोनिक मीन आपका ऐसे निकलता। देखिए एग्जामिनेशन में अगेन आपको सवाल निकालने के लिए नहीं पूछेंगे क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन कोई आपको करने के लिए नहीं देगा, बट इनके फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। इनके फॉर्मूला पर डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द हार्मोनिक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रुप्ड डाटा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। ऐसे सवाल डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो माय डियर फ्रेंड्स आपको पता होने जरूरी है। देखिए कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो हो गई, कोई भी जीरो हो गई तो आपके नीचे डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगा। अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ गया इनकी जगह पे तो आपकी ये सारी जो टर्म है नॉट डिफाइंड हो जाएगी, फिर आप हार्मोनिक मीन को निकाल ही नहीं सकेंगे। तो जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी टर्म, ये बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि सर आपने हमें अरिथमेटिक मीन सिखा दिया, ज्योमेट्रिक मीन सिखा दिया, फिर क्यों हार्मोनिक मीन को ले आए, इसे समझना क्यों जरूरी है, क्या कई केसेस में इसे अप्लाई करना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल जी, कई केसेस में इसे अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो केस गिवन है, एक है जी केस नंबर 1 और एक है केस नंबर 2। तो पहला केस हमें दिया गया कि हमने एक जो डिस्टेंस है वो कवर किया, हम यहाँ A से B गए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस B से A आए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अगर मैं कहता हूं कि आप इसकी एवरेज स्पीड निकालिए तो आप इसका 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 ये नहीं कर सकते। ऐसा करना गलत हो जाएगा, ऐसा करना गलत हो जाएगा, आप यहां पे नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको हार्मोनिक मीन यहां पे निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 50, ऐसा करके आप अपनी एवरेज स्पीड यहां पे निकालेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स अगर केस होता दूसरा, अगर केस होता दूसरा, कहा जाता पहले घंटे में आपकी स्पीड थी 40 की और दूसरे घंटे में आपकी स्पीड थी 50 की, ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड कितनी थी, अगर आपको ये निकालना होता तो आप 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 करके इसका आंसर निकाल सकते थे। तो सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहां लगाना है हार्मोनिक मीन, कहां लगाना है अरिथमेटिक मीन। हमें तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों तरफ स्पीड ही तो थी, दोनों तरफ एवरेज स्पीड ही तो निकालनी थी। आपने एक हार्मोनिक लगाया, एक अरिथमेटिक मीन लगाया, ऐसा आपने क्यों किया? तो मैंने कहा देखो जरा इस बात को समझो। मैंने कहा अगर आपको एवरेज निकालनी है स्पीड की, किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है, तो यहां पे आपका किलोमीटर पर आर के अंदर होती है आपकी स्पीड। ठीक है जी, किलोमीटर है आपका न्यूमरेटर और आर है आपका डिनोमिनेटर। अगर तो आपके किलोमीटर, अगर आपका जो न्यूमरेटर है ये आपका कांस्टेंट है तो आप अप्लाई करेंगे हार्मोनिक मीन। तो अगर आपकी कोई भी रेशो a बाय बी की फॉर्म में गिवन है और a जो है वो आपका कांस्टेंट है तो आप हार्मोनिक मीन लगाएंगे। यहां पे आपके किलोमीटर जो थे वो कांस्टेंट थे, गए भी हम उतने किलोमीटर कवर किए, वापस भी आए तो भी सेम डिस्टेंस, तो भी सेम किलोमीटर कवर किए, तो यहां पर अपना हार्मोनिक मीन लगाएंगे। बट दूसरे केस के अंदर जो है आपके डिस्टेंस बराबर नहीं है। पहले एक घंटे में आपने 40 किलोमीटर कवर किए और अगले एक घंटे में आपने 50 किलोमीटर कवर किए, तो यहां पे आपके किलोमीटर पर आवर में अगर मैं बात करूं तो यहां पे डिस्टेंस आपके कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट है तो क्या है, कांस्टेंट है तो आपके आर हैं। तो अगर कोई भी रेशो आपकी a बाय बी की फॉर्म में है जहां पे आपका b कांस्टेंट है तो आप अप्लाई करेंगे अपना अरिथमेटिक मीन। तो ऐसे आप जानेंगे कि कब आपको हार्मोनिक मीन लगाना है और कब आपको अरिथमेटिक मीन लगाना है। तो देखिए यहां पे आपको समराइज करके बताए गए हैं कि कब अरिथमेटिक मीन लगाना है, कब हार्मोनिक मीन लगाना है। तो कहा गया अगर आपको एवरेज निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ a बाय बी, जैसे हमने लिया था किलोमीटर बाय आर, तो अगर आपके किलोमीटर कांस्टेंट है, जैसे पहले केस में आपका डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, जाना भी उसी डिस्टेंस है, वापस भी उसी डिस्टेंस आना है, तो हम अप्लाई करेंगे अपना हार्मोनिक मीन। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करेंगे।
अगर आपका बी कांस्टेंट, आपके आर कांस्टेंट है, जैसे दूसरे केस में पहले भी 1 घंटा फिर दोबारा भी 1 घंटा हम चले थे, तो उस केस में आप अपनी अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करेंगे। तो वही चीज बेसिकली यहां पे आपको एक्सप्लेन की गई है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको क्लियर है कि कब अरिथमेटिक मीन लगाना है और कब हार्मोनिक मीन आपको अप्लाई करना है। चलिए तो अब बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन की। तो कहा गया हार्मोनिक मीन आपका तब यूजफुल है अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है अपनी जर्नी की, जैसा अभी आपको बताया एवरेज प्राइस निकालना है, तो इन केसेस में आपका हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होता है। जब आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका कांस्टेंट होगा, तो आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल कर लेंगे। Harmonic mean is a measure of central tendency for data expressed in rates such as किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर लीटर। तो ऐसे केसेस में आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करेंगे अगर आपका ये न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट है। अगर सभी ऑब्जर्वेशंस आपकी सेम है तो हार्मोनिक मीन भी आपका वही होगा। जैसे हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कहा जाए आपको 2 और 2 का हार्मोनिक मीन निकालो, तो क्या निकल कर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। ये क्या हो गया 2/1, यानी कि 2 ही तो निकल कर आ गया। तो अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम है तो हार्मोनिक मीन भी वही ऑब्जर्वेशन होगी। इसकी फर्दर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 सीरीज गिवन है और उनके हार्मोनिक मीन गिवन है तो आप उनका कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको यहां पे गिवन है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ 1 प्लस n2 अपॉन हार्मोनिक मीन ऑफ 2। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन जो है वो आप अपना ऐसे निकालकर देख सकते हैं। तो चलिए अगर बात करें हार्मोनिक मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो सबसे जरूरी मेरिट, सबसे जरूरी एडवांटेज इसका यह है कि आपका हार्मोनिक मीन सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है आपके डाटा सेट के अंदर 5, 10, 15, उन सभी के ऊपर हमारा हार्मोनिक मीन मिलाकर उन्हें कंप्यूट किया जाएगा। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अभी पिछली स्लाइड पे तो हमने देखा था। और यहां पे एक बहुत जरूरी बात है हार्मोनिक मीन के बारे में कि आपकी छोटी ऑब्जर्वेशंस को ज्यादा वेट देता है और बड़ी ऑब्जर्वेशंस को कम वेट देता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो बड़ी ऑब्जर्वेशन को ये कम वेट जो है वो देता है। कुछ कमियां भी हैं हार्मोनिक मीन के बारे में। तो कहा गया इसे समझना और कंप्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा रेसिप्रोकल निकालो, ये सब चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन 0 हो गई तो निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव हो गई, देखिए अगर कोई नीचे हमारी यहाँ पे नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आ गई और कुछ पॉजिटिव भी चल रही थी और अगर इनका सम मान लीजिए मिला के 0 हो गया तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो 0 और नेगेटिव के केस में कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। ये केवल एक समरी फिगर है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है। हो सकता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट ही ना हो। तो हमारे पास हो सकता है कुछ डाटा हो हमारे पास गिवन, उसका हार्मोनिक मीन 4 निकल कर आ रहा है और पूरे डाटा में हो सकता है कि 4 प्रेजेंट ही ना हो। तो ये भी एक इसकी यहां पे डीमेरिट बन जाती है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच के रिलेशन की। इनके बीच में क्या संबंध है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा गया इन तीनों के बीच में सबसे छोटा जो भाई है वो है हार्मोनिक मीन, बीच वाला भाई है ज्योमेट्रिक मीन और सबसे बड़ा है अरिथमेटिक मीन। अगर आप कोई भी नंबर उठाएंगे उनके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो सबसे बड़ा आएगा अर्थमेटिक, फिर आएगा ज्योमेट्रिक और फिर आएगा हार्मोनिक। एग्जाम्पल लेके अगर हम देखें, चलिए एग्जाम्पल लेके से समझने की कोशिश करते हैं क्या सच में बड़ा भाई अर्थमेटिक मीन है कि नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 टर्म्स है 2, 4, 8, इनका अरिथमेटिक मीन निकालो। अरिथमेटिक मीन क्या आया 2 प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये आया 4.67, ये निकल कर आएगा। इसके बाद इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 4 इंटू 8, ये आया 64। इसका क्यूब रूट करो तो ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका 4 निकल कर आया। तो ये ज्यादा है, ये इससे कम है। अब हार्मोनिक मीन निकालने की कोशिश करो जी, ये आया आपका, टोटल है 3 टर्म्स, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो नीचे आपकी ये तीनों आ जाएंगी। तो अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, 3 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125, इसे अगर आप सॉल्व करें तो आएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.875, ऐसा आई थिंक कुछ निकल कर आएगा।
3 डिवाइडेड बाय ये आया 0.750 प्लस 0.125, तो इसे निकालेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 0.875 निकल कर आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका निकल कर आएगा कुछ 3.42 कुछ निकल कर आएगा। तो आपने देखा कि आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, और फिर आता है आपका हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशन इनके बीच में जानना जरूरी है। देखिए अगर ये तीनों टर्म सेम हो जाती, 248 की जगह मैं तीनों को 444 लिख देता, तो यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तब तीनों बराबर बराबर ही निकल कर आते। बट हमारे पास अगर ये वैल्यूज अलग अलग है तो ज्यादा होगा अरिथमेटिक मीन, फिर आएगा ज्योमेट्रिक मीन और फिर आएगा हार्मोनिक मीन। तो यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, all three measures coincide, they are equal, but in all other cases the relationship is am greater than gm greater than hm। तो ये आपको याद रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एक और रिलेशन है हमारे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b दोनों जो हैं 0 से बड़े हैं, तो उस केस में हमारा अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन होगा a इंटू बी का अंडर रूट स्क्वायर रूट, हार्मोनिक मीन होगा 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। इसे सॉल्व करके फर्दर लिखेंगे तो आएगा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब इस 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए बी। तो ये हमारा क्या है जी, ये सिंपली हमारे अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ही तो है, इसका उल्टा ही तो है, ये इसका उल्टा ही तो है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन में अरिथमेटिक मीन किसके बराबर है, आपके हार्मोनिक मीन के बराबर है। तो ए बी इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इंटू अरिथमेटिक मीन। अब ये जो ए बी है आपका, ये क्या है जी, ज्योमेट्रिक मीन है आपका ए बी का स्क्वायर रूट। अगर इसका स्क्वायर कर दें, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दें, तो आपका ये ए बी के बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन। ये फॉर्मूला यहां पे निकल कर आता है, और इस फॉर्मूले को भी हमें यहां पे याद रखना है, इस फॉर्मूले को भी यहां पे हमें याद रखना है। तो अगर हमें सवाल दे दिया जाए और कहा जाए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, और वहां पे कहा जाए उनका हार्मोनिक मीन इतना है, अरिथमेटिक मीन इतना है, और उनका ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल कर बताइए, तो क्या आप निकाल पाएंगे? जी हाँ, बहुत आसानी से हम यहाँ पे निकाल पाएंगे कि उनका ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्या निकल कर आएगा। तो अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस है, उनका अरिथमेटिक मीन जो है वो 8 है, अरिथमेटिक मीन जो है वो उनका कहा जाए 8 है, हार्मोनिक मीन कहा जाए जी 2 है, उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा आपको निकालने के लिए कहा जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसका अंडर रूट कर दो, तो आपका ये 4 निकल कर आ गया। ट्रू, चेक कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, हो रही है ना सेटिस्फाई। तो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपकी फुलफिल हो रही है, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। तो ऐसे भी सवाल अगर आपसे पूछ लें तो वो भी इस फॉर्मूला से आपको निकालने आने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, और यहाँ पे आपके लिए है कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। इन द केस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इन अ सेट ऑफ डाटा, आपसे पूछा जा रहा है जी कौन सा यहाँ पे ट्रू होने वाला है, आपको इनका ऑर्डर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं डाटा के अंदर, तो उसके अंदर आपका अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा आएगा, रैंक 1 इसका ही आएगा जी। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद आएगा ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे पीछे रह जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन। ये ऑर्डर है आपका, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, और इसीलिए आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन।